हम बात कर रहे हैं इसके बाद, ये आपका यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है बच्चों? डाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी आती है, देखिए हमने कहा एक ऐसी प्रोसेस है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था फर्स्ट दिन, यहां पर न्यूट्रिएंट के जो होते हैं, हमने कहा न्यूट्रिएंट पास फ्रॉम दी एलिमेंट्री कैनाल, या हमने कहा न्यूट्रिएंट पास फ्रॉम दी एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड, ओके, बाय इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। हमने कहा एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो न्यूट्रिएंट है वो कहां से पास होकर, एलिमेंट्री कैनाल से पास होकर किस में जाते हैं? ब्लड और लिम्फ में। हम उसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। हमने कहा ए प्रोसेस डेफिनेशन चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है। हमने कहा ये प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट पास फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड एंड लिम्फ बाय इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। हमने कहा अगर हम टोटल इसकी बात करें तो 90% से एबोव जो होता है वो तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हमने कहा अगर हम लेस देन 10% बात करें तो वो होता है कहां पर? एक तो स्टोमक में, और एक होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन इसका जो नंबर है वो क्या रहेगा? 10% से भी बिलो रहेगा। 90% से ऊपर जो एब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट हो जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें कंप्लीट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम बात करें जैसे 1 by 1, हमने कहा माउथ सबसे पहला हम बात करें जैसे माउथ से लेकर के एसोफेगस तक अगर हम बात करें तो बताइए यहां तक डाइजेशन होता है? कितने बच्चे मानते हैं कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है? होता है। किसका? मेरा स्टेटमेंट सुनना बाप, ठीक है? और बढ़िया डिस्कशन भी करना जिसको प्रॉब्लम हो, है ना, क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डिस्कस करना भी जरूरी होता है। सामने देखो, हमने कहा कि यहां पर मैं बोल रहा हूं नो एनी कंपोनेंट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय माउथ टू इसोफेगस। ओके, फूड के किसी भी कंपोनेंट का, किसकी बात कर रहे हैं? फूड के किसी भी कंपोनेंट का माउथ से इसोफेगस तक कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। एब्जॉर्ब, हमने कहा सम मेडिसिन, मेरी बात सुनो बच्चों प्लीज, हमने कहा सम मेडिसिन लाइक, हमने कहा निकोटीन, किसकी बात कर रहे हैं? निकोटीन। हमने कहा स्टेरॉइड, हमने कहा डाइग्लिसराइड, हमने कहा अगर हम बात करें वो, तो ये जितनी भी मेडिसिन है ये सारी एब्जॉर्ब हो रही हैं किसके द्वारा? बकल कैविटी के द्वारा। जो बकल कैविटी में हमारी म्यूकस है उसकी जो ब्लड सेल्स है उसके द्वारा सम मेडिसिन यहां पर एब्जॉर्ब होती है। ओके, लेकिन मेडिसिन फूड का कंपोनेंट नहीं है, ये ध्यान रहे। तो फूड के तो किसी भी पार्ट का यहां पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है no absorption of food, but some medicine are absorbed by the mucosa of buccal cavity.
अब कौन कौन सी मेडिसिन का होता है वो मैं आपको लिखा दूंगा अभी, किस किस का होता है बेटा। आइसोप्रेनिलिन, हमने कहा निकोटीन, हमने कहा स्टेरॉइड, इन सबका जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां होता है, माउथ में। ओके डन। निकोटीन का टोटल एब्जॉर्प्शन किससे होता है, हमारे बकल कैविटी से होता है। बकल कैविटी में भी कहां होता है, वेस्टिब्यूल में। कहां होता है, वेस्टिब्यूल में। ओके ओरल कैंसर सर्वाधिक यही होता है। इसके बाद हमने कहा स्टेरॉइड आ गया। हमने सेकंड बात की, प्लीज सामने देखो। अब आप इसोफेगस तक मत लिखो, मैं याद करवा दूंगा तो लिखने की कहां जरूरत है, सामने देखो। यानी कि हमने कहा फूड का कोई कंपोनेंट यहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। कहां तक की बात की हमने, इसोफेगस तक। बकल कैविटी पर आ गए, फेरिंग्स पर आ गए, इसोफेगस पर आ गए। उसके बाद हम कहां गए, स्टोमक पर। कहां गए, स्टोमक। हमने कहा जो आपका स्टोमक है, स्टोमक की बात की हमने। सबसे पहले हमने कहा यहां पर सिंपल शुगर का होता है। किसका होता है, सिंपल शुगर। हमने कहा कुछ अमाउंट में किसका एब्जॉर्ब होता है, वाटर का, बट कंप्लीट एब्जॉर्ब होता है कौन, एल्कोहल। किसका होता है बच्चों, एल्कोहल का। हमने कहा सिंपल शुगर, वाटर, बट कंप्लीट एब्जॉर्प्शन 100% कौन एब्जॉर्ब हो जाता है, एल्कोहल। कहां हो जाता है, स्टोमक में। हमने कहा सिंपल शुगर है, हमने कहा वाटर है, कुछ सॉल्ट्स हैं, ये सब एब्जॉर्ब कहां हो रहे हैं, स्टोमक में। कहां एब्जॉर्ब हो रहे हैं, स्टोमक में। इसके बाद हमने कहा अगर हम आगे की बात करें, स्टोमक के बाद क्या आएगा आपका, डिओडिनम। सारा एक साथ याद रखना, एक साथ ही लिखना, पूरी एलिमेंट्री कैनाल का मत लिखो एक एक करके, पूरा एक साथ लिखना, याद रहेगा। सबसे पहले माउथ टू इसोफेगस, फूड के किसी कंपोनेंट का नहीं है, केवल कुछ किसका है, मेडिसिन का है। हमने स्टोमक पे आए, हमने कहा सिंपल शुगर, वाटर, ये याद रखना, लेकिन किसका होता है, मेनली 100% एल्कोहल। इसके अलावा एक मेडिसिन का भी यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है और उसे बोलते हैं एस्प्रिन। क्या बोलते हैं उसको, एस्प्रिन। हमने कहा अगर हम इसके बाद बात करें डिओडिनम, किसकी बात करें, डिओडिनम। डीकेफ याद रखना इसके लिए, क्या याद रखोगे, डीकेफ। एक मोहम्मद कैफ आया था, बेटिंग क्या करता था वो, बेट ही हिलाता रहता था बस वहीं पे। हमने कहा डिओडिनम। तो कैल्शियम आयन और फेरस आयन कौन कौन से आएंगे, कैल्शियम और फेरस आयन आर एब्जॉर्ब्ड बाय दी डिओडिनम, बाय दी डिओडिनम। उसके बाद हम आए किस पर, फोर्थ, हमने कहा जेजुनम। किसकी बात करें, जेजुनम। हमने कहा मैक्सिमम अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो कहां होता है, जेजुनम में। न्यूट्रिएंट का, वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, सबका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है, जेजुनम में। क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग एंड पॉइंटेड विलाई। ओके, एंड विलाई, विलस इज ए यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमने यहां तक की बात की, ठीक है। माउथ से इसोफेगस तक फूड का कोई बात नहीं है, कुछ मेडिसिन है। उसके बाद हमने कहा स्टोमक, हमने कहा 100% एल्कोहल, सिंपल शुगर, सम सॉल्ट्स, वाटर। उसके बाद हमने कहा डिओडिनम, कैल्शियम एंड फेरस आयन, डीकेएफ याद रखना डायरेक्ट। जेजुनम हमने कहा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, किसका, जेजुनम में। इसके बाद हम आगे बढ़े बच्चों, जेजुनम के बाद आपका क्या आएगा, इलियम। देखो इधर इसके बाद कहां आ गए हम, इलियम पर। हमने कहा इलियम के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, बताओ। मैं बता चुका हूं तुम्हें, बाइल सॉल्ट्स, वेरी गुड। और बताओ, विटामिन B12, मैं बता चुका हूं एक बार आपको। हमने कहा विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट, किसका होता है बच्चों, विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट। अच्छा, एक नोट्स मिला था क्या आपको डाइजेशन का, विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट आर एब्जॉर्ब किसकी हेल्प से होंगे, बताओ, बाय द हेल्प ऑफ कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। बताया था मैंने, किसकी बात कर रहे हैं, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। तो देखो मेरे बच्चों, सामने देखो, हमने कहा ये जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, कौन सा फैक्टर है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर।
इस फैक्टर के द्वारा किसका एब्जॉर्प्शन होता है? विटामिन B12 का। किसका होता है? विटामिन B12 और बाइल साल्ट का। हम पढ़ चुके हैं कि ये जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है इसका सिंथेसिस कहां होता है? स्टोमक में। कहां सिंथेसिस होता है? स्टोमक में। बट फंक्शनल कहां होता है? ये इलियम में। याद रखना, कहां पर? इलियम में। और विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। इसको GIF फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GIF, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फैक्टर। क्या बोला जाता है इसको? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फैक्टर। इट इज कोडेड बाय GIF जीन। ये कोडिंग होता है इसका बकायदा। और किससे कोडेड होता है ये? GIF जीन से। इसका फंक्शन जो है वो जीन के द्वारा रेगुलेट होता है। इट इज कोडेड बाय GIF जीन। किससे कोडेड होता है? GIF जीन से। याद रखना, अभी तक इंटेस्टाइन में ये सिंगल फैक्टर है जिसका कोडिंग किससे हो रहा है? जीन से हो रहा है। कौन सा जीन है वो? GIF। कौन सा फैक्टर है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फैक्टर। इट इज आल्सो नोन एज कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। इट इज आल्सो नोन एज नेज फैक्टर। क्या कहा जाता है इसको? नेज फैक्टर। ईच एंड एवरीवन इज क्लियर? ओके। इसके बाद हम आ गए किस पर? इलियम पर। हमने कहा इसके बाद सीकम। मैंने कहा कोई फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कोई डाइजेशन नहीं होता, इसीलिए इसको क्या माना जाता है? वेस्टिजियल। क्या माना जाता है? वेस्टिजियल। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सीकम की। यहां से होकर पास होता है बस। क्या होता है? यहां से होकर पास होता है। हमने कहा सीकम के बाद क्या आया आपका? कोलोन। क्या आया? कोलोन। हमने कहा कोलोन में क्या एब्जॉर्ब होगा? वाटर एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ ठीक है। ये हो गया आपका कोलोन। क्या आ गया? कोलोन। बेटा रेक्टम की हम बात करें। किसकी बात करें? रेक्टम की। कोई एब्जॉर्प्शन होता है क्या? नहीं होता। होता है? नहीं होता। ओके। फैकल मैटर का स्टोरेज होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। नोट करो फटाफट।
हमने कहा सबसे पहले हम जो मैकेनिज्म की बात करें एब्जॉर्प्शन की, वो 2 फेज में होती है। एक होता है आपका एक्टिव और एक होता है आपका पैसिव।
हमने कहा एक्टिव यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके एंगेंस्ट चले, उसके अपोजिट चले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव। ओके, एक्टिव फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमने कहा एक्टिव, हमने कहा किसके? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या चलता है बच्चों? ये अपोजिट चलता है, समझो पहले बाद में नोट करना। हमने कहा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट चलता है। अपोजिट चलने का मतलब ये है कि यहां पर जो मॉलिक्यूल हैं वो ऑलवेज मूव करते हैं किधर? हाई से लो की ओर। किधर मूव करते हैं? हाई से लो की ओर। बट यहां किधर से किधर मूव करते हैं? लो से हाई की ओर। किधर से किधर मूव करेंगे? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई। एक बात बताओ बच्चों, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पर मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो एनर्जी खर्च होगी या नहीं होगी? होगी। तो इन दोनों के कंपेयर में किसमें एनर्जी अधिक लगेगी? इधर लगेगी, एक्टिव में। डन इतना। हमने कहा यहां पर किस किस का इस मेथड, क्वेश्चन तो केवल इतना सा आता है, किसका एक्टिव से होता है, किसका पैसिव से होता है। आ सकता है अगर आए तो, वरना नहीं आता। हमने कहा मैक्सिमम ग्लूकोज किसके द्वारा होता है? एक्टिव प्रोसेस द्वारा। किसके द्वारा होता है? एक्टिव प्रोसेस द्वारा। हमने कहा इसके बाद एल एमिनो एसिड किसके द्वारा होता है? एक्टिव के द्वारा। हमने कहा सोडियम आयन जो है वो ग्लूकोज के साथ एक सोडियम सिंपोर्ट चैनल बनाते हुए एब्जॉर्ब कौन सी प्रोसेस से होते हैं? एक्टिव प्रोसेस से। उसके बाद हम आए पैसिव पर। किस पर आए? पैसिव पर। हमने कहा ये जो पैसिव होता है आपका, हमने कहा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके साथ होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ इसका जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है। हमने कहा किधर से किधर मूवमेंट करेंगे मॉलिक्यूल? हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर मूव करेंगे। इसको किसके द्वारा होगा? डिफ्यूजन के द्वारा, फैसिलिटेटेड चैनल्स के द्वारा, हमने कहा ऑस्मोसिस के द्वारा। लेकिन यहां किसके द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमने कहा सिंपल डिफ्यूजन सम ग्लूकोज, लेकिन मैक्सिमम ग्लूकोज किससे होगा? एक्टिव से। साथ में डी एमिनो एसिड और क्लोराइड आयन। क्लोराइड का क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है, क्लोराइड आयन। उसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फ्रक्टोज। किसका होगा? फ्रक्टोज। और जो बाइल साल्ट हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं किसके द्वारा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। इधर आओ, ये डायग्राम हम एक बार पहले भी बना चुके हैं, एक बार फिर इसलिए बनाया है कि आप समझ लो। ये जितने भी हैं, ग्लूकोज हैं, एल एमिनो एसिड हैं, क्लोराइड है, डी एमिनो एसिड है, फ्रक्टोज, इनको तुम यहां से भी याद रख सकते हैं, इससे भी याद। ये कंप्लीट आपको बहुत अच्छा बना हुआ मिल जाएगा मेरी राइटिंग में, ठीक है। ये सारे जब ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे तो एब्जॉर्ब होंगे किसमें? ब्लड में। किसमें हो रहे हैं? ब्लड में हो रहे हैं। ब्लड से कहां जाएंगे? मेसेंट्रिक वेन में। कहां जाएगी? हिपेटिक पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन कहां जाएगी? लीवर में। लीवर से हिपेटिक वेन निकलेगी और कहां चली जाएगी? राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। डन इतना। ब्लड में चला गया, काम खत्म हमारा। उसके बाद हमने कहा कि यहां पर ये जो ब्लड वेसल्स है, हमने ये जो अब नीचे की ओर अगर हम बात करें तो तीन इंपोर्टेंट है। एक तो है आपका कौन? बाइल साल्ट, ओके। एक है आपके फैटी एसिड और एक है आपके मोनोग्लिसराइड, ओके। समझना बात को। हमने कहा इन सबका तो एब्जॉर्ब ब्लड में हो रहा है, लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे फैटी एसिड है आपके, हमने कहा मोनोग्लिसराइड है आपके, ये क्या होते हैं? ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते या ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इंसोल्यूबल होते हैं। अरे क्यों नहीं होते? क्योंकि इंसोल्यूबल होते हैं। हमने कहा इनका जो एब्जॉर्प्शन है, हमने कहा बाइल सॉल्ट, हमने कहा मोनोग्लिसराइड, हमने कहा कौन सा बताया था एक मैंने? फैटी। ये तीनों जो हैं वो किसके द्वारा होते हैं? लैक्टियल्स के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? लैक्टियल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते। देखो क्यों? हमने कहा ये तीनों सबसे पहले क्या होता है? इनका हाइड्रोलाइसिस होता है और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? मिसेली, ओके। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंटर करता है किसमें? एंटेरोसाइट सेल में। किनमें एंटर करता है? एंटेरोसाइट सेल में। जब एंटेरोसाइट सेल में ये एंटर करता है यहां पर, तो एंटेरोसाइट सेल इसका वापस से रीसिंथेसिस करती है। क्या करती है? इनका सबका रीसिंथेसिस। यानी कि यहां पर मोनोग्लिसराइड जो हैं और साथ में जो फैटी एसिड हैं, साथ में जो साल्ट हैं, इनका क्या होता है? रीसिंथेसिस होता है। और रीसिंथेसिस होने के बाद बच्चों ये क्या बना लेती है? ट्राइग्लिसराइड।
क्या बनाएगी मेरे बच्चों? ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, इस ट्राइग्लिसराइड के ऊपर, जैसे मेरी बात सुनो, ये हमारा मान लो ट्राइग्लिसराइड बना, इस ट्राइग्लिसराइड के ऊपर धीरे धीरे प्रोटीन की कोटिंग होने लगती है। किसकी कोटिंग होने लगती है? प्रोटीन की कोटिंग होने लगती है। और ट्राइग्लिसराइड के ऊपर अगर प्रोटीन की लेयर का डिपोजिशन हो जाए तो इन दोनों को फिर क्या कहा जाता है? काइलोमाइक्रोन। क्या कहा जाता है? काइलोमाइक्रोन। तो आपका जो हमने कहा कि यहां पर जो मोनोग्लिसराइड है, फैटी एसिड है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो किस फॉर्म में होता है? काइलोमाइक्रोन के रूप में। किसमें होता है? काइलोमाइक्रोन के रूप में। ये आपका एब्जॉर्प्शन यहां पर समाप्त। अब उतारो आप आराम से। देखो इधर हम बात कर रहे हैं किसकी? एसिमिलेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? एसिमिलेशन की। ओके, अब एसिमिलेशन क्या है? आपने जो हमने कहा जो फाइनली एब्जॉर्ब्ड फूड है, ये जितने भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस है आपके, जो एब्जॉर्ब फूड है आपका, हमने कहा ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस, एब्जॉर्ब फूड किस ब्लड में पहुंचे? कहां से हैं? ब्लड से। अब ये ब्लड से कहां पर पहुंच जाएंगे? हमने कहा बॉडी सेल एंड टिश्यू। कहां पहुंच जाएंगे? जो हमारे बॉडी सेल्स हैं और जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं वहां पर पहुंच जाएंगे। और वहां क्या होगा? इनका यूटिलाइजेशन। क्या होगा? हमने कहा वहां क्या किया जाएगा? इनको यूटिलाइज किया जाएगा। यूटिलाइजेशन होगा। क्या होगा? यूटिलाइजेशन। जब इनका यूटिलाइजेशन होगा तो इन मटेरियल को हमने कहा सबका अलग अलग यूटिलाइजेशन होगा। तो इनको 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपका एनर्जी प्रोड्यूसर। कौन सा होता है बच्चों? एनर्जी प्रोड्यूसर। एनर्जी प्रोड्यूसर कौन कौन से होते हैं? और कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन। ठीक है, हमने कहा प्रोटीन जो है लेकिन वो बॉडी बिल्डर में आते हैं। किस में आते हैं? बॉडी बिल्डर में। बॉडी बनाने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं आपके, वो कौन से होते हैं? प्रोटीन। उसके बाद आता है कैरियर चैनल, जैसे हेरिडिटी। हेरिडिटी में कौन आएगा? न्यूक्लिक एसिड। कौन आएगा? न्यूक्लिक एसिड। डन आपका। मेटाबॉलिक रेगुलेटर में आते हैं विटामिन्स। क्या आते हैं? विटामिन्स। तो हमने कहा ये क्या हो जाता है आपका? एसिमिलेशन, यानी कि जो भी आपके एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या कर लिए जाएंगे? इनका यूटिलाइजेशन कर लिया जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? एसिमिलेशन। लिखिए ये एब्जॉर्ब फूड ब्लड से बॉडी सेल में, और बॉडी सेल में इनका क्या होगा? यूटिलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी, according to their utility, nutrient divided into 4 parts. Nutrient divided into 4 parts. सबसे पहला एनर्जी प्रोड्यूसर। एनर्जी प्रोड्यूसर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। एनर्जी प्रोड्यूसर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बॉडी बिल्डर सेकंड प्रोटीन। मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक रेगुलेटर कौन से होते हैं? विटामिन, वाटर एंड मिनरल्स। और हेरिडिटी सब्सटेंस न्यूक्लिक एसिड। कौन से होंगे? न्यूक्लिक एसिड। ये यहां पर आपका कंप्लीट हो गया एसिमिलेशन। हेडिंग डालो। अब सुनो मेरी बात आप। अब क्या होता है कि फाइनली अगर हम बात करें, हमने यहां पर क्या किया? इजेक्शन हुआ। अब यहां पर क्या होगा? फाइनली जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो तो ब्लड में चले जाएंगे। जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको क्या बोलते हैं? फैकल मैटर। क्या बोलते हैं उसको? फैकल मैटर। अब यहां पर हमने कहा फैकल मैटर, जैसे कोलोन है, सुन लो, कोलोन में एक होता है एस्चेरियो कोलाई, जिसे क्या बोलते हैं अपन? ई कोलाई। ये जो ई कोलाई होता है, ये सबसे पहले जो फूड होता है इसे सेमी सॉलिड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेमी सॉलिड। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है इसे अनडाइजेस्ट एंड सेमी सॉलिड मटेरियल। ये जो सेमी सॉलिड और अनडाइजेस्ट मटेरियल होता है, इस पर अगर हम बात करें तो ये जैसे ही कोलोन में जाता है, कोलोन में इस पर फीड करता है कौन? ई कोलाई। कौन करता है बच्चों? ई कोलाई। अब ई कोलाई क्या करता है? इस पर फीड करता है और यहां से B2, B12, विटामिन के, इनको यहां से एब्जॉर्ब करता है। डन। हमने कहा इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कौन करता है ये काम यहां पर? ई कोलाई। तो ई कोलाई का इंपॉर्टेंट रोल है किसमें?
लार्ज इंटेस्टाइन में, कहां पर, कोलोन में। और सम यहां पर जो सेमी सॉलिड जो फूड जो अपना मटेरियल आ रहा है इनडाइजेस्ट, इसके साथ जो वाटर आता है बचा हुआ, वो सारा एब्जॉर्ब किसमें हो जाता है, कोलोन में। किसमें हो जाता है, कोलोन में। अब यहां पर ये कंप्लीट जब कोलोन से निकलता है तो यहां पर इसको फैकल मैटर बोलते हैं। अब इसके लिए कौन सा टर्म यूज लिया जाता है, फैकल। अब यहां से डिफेसिएशन रिफ्लेक्स स्टार्ट होते हैं। क्या स्टार्ट होते हैं, डिफेसिएशन रिफ्लेक्स। यहां पर पेरिस्टैलसिस मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाएगी। अब डिफेसिएशन रिफ्लेक्स इसको फूड को पुश करेंगे किधर, नीचे की ओर। जैसे ही करेंगे ये कहां पर आ जाएगा, एनस पार्ट पर। कहां आ जाएगा, एनस पर। और एनस पर जैसे ही आएगा यहां से इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होंगे। रिफ्लेक्स जब स्टार्ट होगा तो यहां पर वन पेयर स्फिंक्टर है, मैं आपको बता चुका हूं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो है वो क्या है, इनवॉलेंट्री है। वहां पर मैसेज जाएगा, वॉलेंट्री वर्क करेगा और आपका फेकल मैटर कहां पर, बाहर। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन। ये जो आपका फेकल मैटर है, हमने कहा इसकी जो आप बात करें कलर की, तो वो किसकी वजह से होती है, यूरोकोबिलिन और स्टरकोबिलिन। हमने कहा इसकी जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। किसकी वजह से होती है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। इंडोल, स्केटोल और ट्रिप्टोफैन किसकी वजह से होती है, इंडोल, स्केटोल और ट्रिप्टोफैन। डाइजेशन कंप्लीट बच्चों, each and everyone is clear।